उसकी एबिलिटी, उसका परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से वो जिद क्यों करता है इंसान? क्योंकि उसे डर रहता है कि मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं जिद करके कैसे भी उसे आज ले लूं। और जब उसे ये ध्यान रहेगा कि मुझे तो ये मिलना ही है, रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट का ज्ञान दोगे और साथ देखोगे। ऐसे बच्चों के जो वार्निंग साइंस होते हैं जो पेरेंट्स को पकड़ने चाहिए, वो क्या क्या होते हैं? वार्निंग साइंस, वेरी गुड क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और स्किप हो गया है आपका, मैं पहले उसको लेती हूँ। सोशल मीडिया। हाँ। तो बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है 3 रीज़न से। पहला, वो आपके घर में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मतलब आप घर में ऐसा कोई फैमिली टाइम नहीं दे रहे हैं जिससे बच्चे को वहाँ मज़ा आए। हम वो फिर से सोशल मीडिया पे पहुंचते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा उसकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड हैं? सेम आंसर, पबजी के लिए क्यों अट्रैक्टेड थे? तो वो क्यों का कारण पेरेंट्स को ढूंढना है। काम दे दिया है मैंने पेरेंट्स को। सी, हमारे टाइम पे या और पहले हमारे पेरेंट्स के टाइम पे फेसबुक या फेसबुक से और पहले लाइक दे आर इंटरेस्टेड इन रेडियो एंड टेलीविजन। तो वो मम्मीज और जो दादी होती थी वो सीरियल नहीं छोड़ती थी। नहीं। ठीक है, बिल्कुल टाइम आया चित्रहार का वो बैठ जाती थी। ये भी एडिक्शन था। ट्रेंड चेंज हुआ, फेसबुक आया, नेक्स्ट जनरेशन फेसबुक में आ गई। लाइक फेसबुक में कुछ पोस्ट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन अपने लोगों से शेयर करना है, एक बहुत अच्छा मीडियम लगता था। और उससे अच्छा क्या लगता है पता है? हर किसी को ना लाइक हीरो बनना होता है। हीरो बनना मतलब आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि वो अपने आप को एक्सपोज करे अपनी सुंदरता से, बट वो अपने आइडियाज को एक्सपोज करना चाहता है। वो खुद को, वो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, समझना। और जब उसको लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं ना, ही और शी इज फीलिंग हैप्पी कि वाओ आज मैं सुंदर दिख रही हूँ, आज इतने लाइक आए, इतने लोगों ने कमेंट किया मेरी इस फोटो पे। तो मतलब ये फीलिंग ही बहुत ऑसम होती है ना। मतलब तारीफ हर किसी को पसंद है, इसका मतलब। तो जब उसको वो सब वहाँ मिलता है जो रियल वर्ल्ड में उसे नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है? उस वर्ल्ड में अट्रैक्ट हो रहा है जो फेक वर्ल्ड है। अब उसको रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट में अंतर नहीं पता। उसे ये नहीं पता कि वो तारीफ जिन्होंने की है उसकी, वो सच में तारीफ कर रहे हैं या फिर उससे कोई स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। इसमें पेरेंट्स की गलती कि पेरेंट्स ने उनको इस अभाव में रखा कि उनकी तारीफ नहीं की। हमेशा गलतियों के लिए तो डांटा, लेकिन उनकी अच्छाइयों पे अप्रिशिएट नहीं किया। तो बच्चा और हर इंसान तारीफ का भूखा है। देन तारीफ के बाद सेकंड, रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट आप चीज़ें सिखाइए। मीन्स जब बच्चा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, यदि वो छोटा है तो आप उसके साथ इस्तेमाल कीजिए। यदि वो फुटबॉलर है तो आप उसके साथ इंस्टा पे रील देखिए, ये मेसी की रील है, ये ना फुटबॉल से रिलेटेड ये नॉलेज है, यहाँ पर ना ये टैक्टिक्स सिखाई जाती है, ये यहाँ पर लाइक ये टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो। तो जब वो वैसी रील्स स्क्रॉल करेगा, वैसी चीज़ें बार बार देखेगा, तो उसका नॉलेज बढ़ेगा उसके फील्ड में। ठीक है। एंड सेकेंडली, आप वॉच कर रहे हो कि वो क्या देख रहा है। ठीक है, आप उस पर कमांड कर पाओगे। दूसरा, उसे लगेगा कि मेरी मम्मी या मेरे पापा कितने फ्रेंडली हैं, he is taking interest on my things। मतलब आप जब किसी पे इंटरेस्ट लेते हो ना, तो वो आप पे इंटरेस्ट लेता है। आप रोड में चलिए और आप किसी को इग्नोर कर दीजिए, वो भी आपको इग्नोर करके चला जाएगा। लेकिन आप रोड में चलती किसी महिला को, इफ यू आर अ लेडी, जेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, पिट जाएंगे। आपने किसी को बताया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, डेफिनेटली वो क्या रिस्पॉन्स करेगी? थैंक यू, आप भी अच्छे लग रहे हो। वो 2 सेकंड आपसे बात करेगी और चलेगी। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि हर व्यक्ति को रिस्पॉन्स चाहिए, उस बच्चे को भी चाहिए। वो सोशल मीडिया पे मिल रहा है, आप उसको उसकी चीज पे रिस्पॉन्स दिलाइए, उसकी चीज पे इंटरेस्ट दिलाइए कि वो फुटबॉल खेलता है तो यस मुझे इंटरेस्ट है तुम्हारे फुटबॉल पे, यस मैं भी जानना चाहती हूँ इसके बारे में। तो वो और नई नई चीजें आपसे डिस्कस करेगा, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। तो उसको बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक वो सोशल मीडिया से दूर होते जाएगा। बिकॉज उसे पता है कि जो चीज वो बाहर ढूंढ रहा है वो उसके घर पे है, उसके पास है। तो आपको वो एनवायरनमेंट उसके घर पे उसके पास देना होगा।
वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। सही बात है। तो कई बार बच्चों के कुछ सिग्नल्स या साइंस होते हैं जिन्हें वार्निंग साइंस कह सकते हैं, वो क्या होते हैं और पेरेंट्स को कैसे पता चले, या क्या वार्निंग साइंस हम कह सकते हैं? बिल्कुल। जैसे हमने अभी हार्मोनल चेंजेस की बात की थी कि एक टाइम आता है जब बच्चे के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसमें एग्रेशन या कुछ चेंजेस अपने आप हो जाते हैं। लाइक हार्मोनल चेंजेस के कारण उसको अट्रैक्शन होता है, तो भले ही घर पे सब प्यार देने वाले हैं, पर ही सर्चिंग अ पार्टनर। लाइक जब वो मूवी देखता है तो मूवी में देखता है एक बहुत खूबसूरत सी हीरोइन है, बहुत खूबसूरत सा राजकुमार है जो उसकी जिंदगी में आ सकता है, तो वो एक कल्पना करने लगता है ना। तो और जब वैसा कोई या उससे सिमिलर या कोई उसकी तारीफ कर देने वाला, पैम्परिंग कर देने वाला उसको मिल जाता है या मिल जाती है, तो वो उससे अट्रैक्ट होने लगता है, एंड उससे कनेक्ट होगा तो दूसरी जगह से डिस्कनेक्ट होगा। तो डिस्कनेक्ट होगा तो उसके साइंस दिखेंगे, व्हाट वी विल कॉल वार्निंग साइंस। यदि आपका बच्चा रूटीन लाइफ से हटकर कुछ अलग बिहेवियर पैटर्न कर रहा है, तो ये वार्निंग साइन है, फर्स्ट। सेकंड, यदि आपका बच्चा खाने में पीने में उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, वो रोज घर में टाइम पे खाता था, आजकल खाता नहीं है, आजकल अकेले रहना पसंद करता है, बात नहीं करता है, मतलब जो उसका बिहेवियर पैटर्न नहीं था उस बिहेवियर पैटर्न से कुछ अलग कर रहा है, तो समझिए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और बच्चा ज़्यादा सो रहा है। यदि बच्चा जब डिप्रेशन में जाता है तो उसे नींद ज़्यादा आती है, वो ज़्यादा सोता है। इवन यदि वो टीन एज में आकर बाहर किसी नशे या किसी संपर्क में आ गया है, तो भी वो घर आकर ज़्यादा सोता है। तो आप उन चीज़ों को समझिए। यदि वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से घबरा रहा है, जैसे हम कई बार देखते हैं सोशल मीडिया में, हमने बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं कि स्कूल में भी लाइक सेक्सुअल हरासमेंट हो जाते हैं, कई बार बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है। अब बच्चा स्कूल पहले रेगुलर जाता था और आज स्कूल से बिल्कुल घबरा रहा है कि ना मुझे स्कूल नहीं जाना, रोज बहाने मार रहा है, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, कभी कुछ। तो आप समझिए, फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि इसकी लाइफ में आने वाला चेंजेस का रिलेशन कहाँ से है। ये वार्निंग साइंस है, बच्चे का बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाएगा, और वो बिहेवियर पैटर्न चेंज होते ही आपको उसकी जड़ को पकड़ना है, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरी एक्शंस लेना है एक्शंस लीजिए, पर कई बार ऐसे होता है कि अक्सर टीन एज में बच्चों को, मतलब मैंने देखा है 11th-12th के बच्चों को आपस में प्यार हो जाता है, क्लास में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इस पे पेरेंट्स यदि एग्रेशन दिखाएं और बोले कि ये कोई उम्र है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, तो उस बच्चे को क्या पता उम्र है कि नहीं है। और एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं 14 साल की उम्र में बच्चा मतलब चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है, और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि वो अफेयर नहीं कर सकता। ये तो डिप्लोमेटिक बात है, तो वो भी कर सकता है, वो फीलिंग्स भी उसकी नॉर्मल है। तो हमें ना उसको बहुत पोलाइटली हैंडल करना है और उसको ये सिखाना है हु इज द रिलेवेंट पार्टनर फॉर यू, है ना, व्हाट इज द राइट टाइम टू हैव अ पार्टनर, एंड हाउ टू डील विद द पार्टनर। तीनों चीज कि राइट पार्टनर कौन है आपके लिए, कैसे चूज करोगे, वो खुद आप जब उसको सक्षम बना दोगे तो वो पार्टनर ढूंढ के राइट ही लेके आएगा, ठीक है। देन उसको समझाओ कि ही और शी इज योर फ्रेंड नाउ। सेकेंडली उसको बताओ कि उसको डील कैसे करनी चाहिए। लाइक यदि लड़का है तो 16 साल की एक लड़की उसकी गर्लफ्रेंड या जिसको वो गर्लफ्रेंड समझता है और आपकी नज़र में वो फ्रेंड है, उसको उससे डील कैसे करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, कहाँ पर उसको क्या डूज है क्या डोंट्स है एक लड़की के साथ। जैसे हम निर्भया कांड को देखें तो वो बच्ची अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखकर लौट रही थी और इतना बड़ा उसके साथ कांड हो गया, है ना। तो अभी वो बच्चा 16 साल का बच्चा, यदि आपका बच्चा 16 साल का है और वो 16 साल की किसी फ्रेंड के साथ मूवी जा रहा है, तो आप उस बच्चे को समझाओ कि मूवी जाओ, कोई बात नहीं है, हम टिकट बुक करा के दे रहे हैं, गुड है, फ्रेंड्स के साथ जाओ, लेकिन टाइमिंग कैसी होनी चाहिए, सेफ जोन पे जाओ, सेफ जोन पे आओ, कहाँ जा रहे हो हमें बता के जाओ, ताकि कोई प्रॉब्लम आने से इमीडिएट हम हेल्प के लिए पहुंच सके, क्योंकि आप दोनों की सेफ्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डोंट से दिस कि वो लड़की वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है अब इसको लाइफ से बाहर निकालो, वो छुप के करेगा। छुप के करने से जो सेफ्टी इम्पोर्टेंट है।
दैट्स इट। गलत काम ना हो, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ। प्रिकॉशन हम पहले से बता दें यस। कि बच्चा भी सेफ रहे। बच्चा रिलेवेंट और हमसे नॉन झूठ, रिलेवेंट हाँ, सिखाना हमें बहुत ज़रूरी है बच्चे को। और बच्चा हमसे झूठ भी ना बोले, वो एग्ज़ैक्टली। खुलकर वो सारी झूठ क्यों बातें बोलता करे। है? देखिए झूठ हम भी बोलते होंगे। हाँ। हम किनसे झूठ बोलते हैं एक बार खुद को चेक कर लें। हम उनसे झूठ बोलते हैं जो हम पे बिलीव नहीं करते, है ना? हाँ। या फिर हम उनसे झूठ बोलते हैं जिनसे हमें डर रहता है कि इन्हें सच बता देंगे तो ये हमें पीटेंगे या इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। पर यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको हम सच बताएं और वो सच पे हमारा साथ दे या हमें समझा दे तो हम उसे खुल के बताते हैं। तो हमको उस लेवल तक अपने बच्चे के फ्रेंड बनना होगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हमने सुसाइड की बात करी थी अभी, सुसाइड बहुत बढ़ गया है, तो ये इसका रीजन क्या है और पेरेंट्स को कैसे, जैसे हम वार्निंग साइंस भी बोल रहे हैं, तो इसके भी कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो पहले से माँ पेरेंट को पता हो कि शायद बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, और उसे वो कैसे वहाँ से बाहर निकाल पाएंगे? देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आज के पेरेंट्स को ये समझता ही नहीं है कि उनका बच्चा सुसाइडल टेंडेंसी की ओर जा रहा है, डिप्रेशन का शिकार है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने वो कनेक्टिविटी ही नहीं बनाई। ठीक है, बच्चा उनसे छुपा कर सारी चीज़ें कर ले रहा है। तो ये तो जो स्टार्टिंग बात है कि मैंने कहा था कि बच्चे से कनेक्टिविटी हमेशा बना के रखना है ना? वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया आपको पता चल जाएगा कि कुछ फ्यूज़ हो गया है। तो सिंपल सी बात है कि यदि हम इसके विषय में बात करें, सुसाइडल बच्चे आज क्यों हो रहे हैं, तो बच्चे सुसाइडल टेंडेंसी की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता, उनको अपना एंगर मैनेज करना नहीं आता। अब गुस्से में उन्होंने कुछ ऐसा कर तो दिया जो बुरा था, जिसका परिणाम बुरा था। अब उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, वो डर रहे हैं कि सारे लोग ब्लेम करेंगे, देन दे आर कमिटिंग सुसाइड। सहनशीलता खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई है? क्योंकि हम पेरेंट्स ने क्या कर रखा है कि हमने आधुनिकता के दौर में अपने बच्चों को उस रेस में शामिल करा दिया है। उसके 90% तुम्हारे 91 होना चाहिए, है ना? वो डांस में एक्टिव है, तुम क्यों नहीं हो? वो इतना एक्टिव है, तुम क्यों नहीं हो? उसके पास ये है, उसको हमने ब्रांडेड कपड़े पहनाए, उसके पेरेंट्स ने, हम अपने बच्चे को ब्रांडेड स्कूल में डालेंगे। ये जो दौड़ है ना, इससे बच्चे को अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए। ये इट्स अ रॉन्ग थिंग। एक्चुअली हम सोचिए ना कि किसी का बच्चा 30 साल तक की उम्र तक माँ बाप ने जैसे भी पाला, प्रेम तो करते होंगे ना, और उसके बाद वो अपने बच्चे की लाश देखे सामने, और जिंदगी भर अब वो एज भी नहीं है उनकी कि अब फिर से एक नया बच्चा पैदा करें और उसको 30 साल तक बड़ा कर लें, है ना? अब जिंदगी भर उस तकलीफ के साथ वो मरेंगे। उससे बेटर है कि आज हम थोड़ा सा अपनी आकांक्षाओं को रोक करके हम ये समझ पाएं कि आधुनिकता इतनी आवश्यक नहीं है कि हम अपने बच्चे की बलि चढ़ा दें उस आधुनिकता में। ज़्यादा बेस्ट है आप उसको अपने से कनेक्ट रखो और उसको रियल ग्राउंड में उसको पोषित होने दो। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़, वो यदि कुछ डिमांड करता आपने तुरंत दिला दिया, उसे सब्र करना आया ही नहीं। आप नो डाउट आप करोड़ों रुपए कमाते हो, आप अपने बच्चे को उसने एक कदम रखा ना, वहां पे हाथ रखने के लिए भी एक नौकर लगवा सकते हो, बट डोंट डू दिस। उसको ऐसा बनाओ कि वो कभी गर्मी में बिना पंखे के भी रह सके, वो कभी सर्दियों में बिना कपड़े के भी रह सके, वो कभी एक रोटी खा करके भी, सूखी रोटी नमक के साथ खा करके भी जी सके, और कभी उसको 56 भोग मिले तो उसमें भी आनंद उठा सके। तो बच्चे को शुरू से वैसी परवरिश दो। और जो बच्चा बहुत ही डिप्रेस्ड है, उसको पेरेंट्स कैसे उस डिप्रेशन से निकाल सकते हैं? देखिए इसका एक क्वेश्चन है, मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूँगी कि यदि आप डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में परेशान हैं, कोई बात अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही है, तो आप उस समस्या से कैसे बाहर निकलते हैं? बात करके। दूसरी चीज़, उन समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल के। यदि आपका बच्चा परेशान है तो सबसे पहले तो आप उस बच्चे की तकलीफ आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो किसी की हेल्प लीजिए, क्योंकि ना जब आप तकलीफ में होते हैं ना तो आपको एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है।
कभी कभी ना आप गलत नहीं होते, लेकिन इतने परेशान हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है पूरी दुनिया को आग लगा दो। लेकिन उस समय कोई आपको, आपका हस्बैंड आके जस्ट होल्ड कर लेता है कि यस कोई बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ तुम परेशान हो, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। पैम्परिंग कर लेता है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। भले वो नहीं होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। सो जस्ट गो एंड हग हिम कि मैं हूं ना, पूरी दुनिया दूर हो जाए तो मैं हूं ना। एक्चुअली जब कोई डिप्रेस होता है ना, तो उसको आपके प्यार, आपकी दोस्ती, आपके अपनेपन, आपके समय की जरूरत है। उसके गुस्से को कोई झेल ले वैसे पर्सन की जरूरत है। और यदि आप वो पर्सन बन सकते हो ना, तो देन वो सुसाइड कभी नहीं करेगा। करेक्ट है ना? एक बॉन्डिंग, कनेक्शन, आत्मीयता जो हम कहते हैं, एक्चुअली वो आपके लिए कभी नहीं मरेगा कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पापा मम्मी या मेरे अपने मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और ये प्यार जब उसे किसी फ्रेंड से मिलता है, तो फ्रेंड से मिलता है, वो उसके पास कनेक्ट होता है। लेकिन फ्रेंड होता है, अपने अपने होते हैं। वो तो है। वो चीज़ जब अपनों से नहीं मिलती है तो बच्चा इस और जाता है। हमें वो चीज़ देनी होगी। सारे गड्ढे भर दीजिए जहाँ जहाँ उसके लूप होल्स हैं, कोई बात नहीं, वो नहीं कमा पाता है, कोई बात नहीं। ऐसा कोई भी इस दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो बिना कमाए मर जाए। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब उसके सारे गड्ढे भर दीजिए। जितनी जगह उसकी लाइफ में पेन्स है ना, आप उस पेन्स को समझिए, उसको दूर कर दीजिए। जस्ट होल्ड हिम एंड से आई एम विथ यू। कोई इस दुनिया में तुम्हारे साथ हो या नहीं हो, मैं हूँ। और उसे भूल जाओ ना, नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम चाहिए, तुम्हारा साथ काफ़ी है। जब उसको ये फीलिंग आएगी ना कि इतना इम्पोर्टेंट मैं किसी के लिए हूँ, तो वो उन प्रॉब्लम से उभरेगा। और नो डाउट प्रॉब्लम्स लाइफ में दिन और रात की तरह हैं, आज हैं कल नहीं हैं। पर जब वो प्रॉब्लम्स के समय में उसको मैनेज करना सीख जाएगा ना, तब वो उससे बाहर निकल जाएगा। सो एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज जो ये कोर्सेज हम करवाते हैं, उसका कारण ही यही है कि उन बच्चों को खुद का एंगर, स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता। सो वी आर लाइक कि हम उसे कैसे डील करें, हम उन्हें ये सिखाते हैं। यदि पेरेंट्स सिखा दे तो इससे अच्छा कुछ हो क्या सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें इसमें हेल्प करती हैं? डेफिनेटली। इनफैक्ट मैं तो जितने भी जो यंगस्टर्स हैं या अभी न्यू कपल हैं, जो जिनके नेक्स्ट अपकमिंग बेबीज आने वाले हैं मैं उन सब से यही कहूँगी कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बच्चों को स्कूली एजुकेशन दे दो। आध्यात्मिक शिक्षा उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि हमारी स्कूल की शिक्षा। तो अपने बच्चे को फर्स्ट डे से अध्यात्म से जरूर जोड़ के रखना। कोविड ने हमें क्या सिखाया? कोविड जब पूरी दुनिया इतने समय से दौड़ रही थी ना, लाइफ तेजी से बढ़ रही थी, दौड़े जा रही थी, भाग दौड़, लोगों को लगता था कि इसके बिना जीवन नहीं है, 24 घंटे कम लगने लगे थे। अचानक भगवान ने क्या किया, ऐसे यस मतलब वो मैंने कृष्ण जी की सीरियल पे देखा था, वो यूं चुटकियां बजाते थे और सब कुछ रुक जाता था। बस कोविड में यही हुआ, रुक गए। 1 साल सब रुक गए, उसके बाद भी जीवन चला। आराम से सबने घर में बैठ के खाया, इनफैक्ट घर के जेंट्स घर पे काम करवाए। लाइक जो जिन पेरेंट्स ने कभी अपने बच्चों के साथ कैरम नहीं खेला होगा, ताश नहीं खेला होगा, लूडो नहीं खेला होगा, उन्होंने वो भी खेला, है ना। इनफैक्ट मैं खुद बताऊं, हमारे साथ भोपाल से करियर कॉलेज के डायरेक्टर सर थे, उनका खुद का कॉलेज था, डायरेक्टर थे एंड मेडिकल कॉलेज था। उसके बावजूद भी, उस स्ट्रेसफुल टाइम के बावजूद भी, हम रोज रात को 11 बजे कनेक्ट होते थे, सब लूडो खेलते थे, ऑनलाइन लूडो। अब आप सोचिए, ही वाज लाइक 60 इयर्स के होंगे एटलीस्ट। तो हमने ना लाइफ को एक बैक टू बेसिस में ले आया। तो वैसे ही ना लाइफ में ना एक पॉश होना चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, जिसको हम स्वाध्याय, जिसको हम समाएं, अपनी अपनी लैंग्वेज में जो भी कहिए, पर हर दिन ज़िंदगी में ना एक कुछ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का एक ऐसा समय होना चाहिए जहां हम सबसे डिटैच होकर खुद से अटैच हों और सोचें कि हमने क्या किया है, क्या बुरा, क्या अच्छा, क्या मुझे पसंद नहीं आया, क्या मैंने मजबूरी में किया, क्या अच्छा था, क्या छूट गया करना।
हमारे पास ये सोचने के लिए टाइम मिलता है, हाँ। और जब ये मिलता है ना तो हमारी मुलाकात खुद से होती है। आज आप देखिए कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया भर से लोग खुद की पहचान करने आते हैं। वो खुद को खोजने आते हैं कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में मेरा जन्म क्यों हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं, खुद को भूलकर कहीं और किसी और चीज के पीछे भाग रहे हैं। तो मेडिटेशन हमें उस जगह तक ले जाता है, इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आध्यात्मिक शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आपकी आध्यात्मिक शिक्षा अच्छी है ना, तो आप किसी भी धर्म से हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी धर्म की कोर जो आध्यात्मिक नॉलेज है वो आपको कभी भी, जिसके अंदर वो नॉलेज है, वो कभी विल पावर उसका कम नहीं होगा, क्योंकि उसको एक अंदर से ज्ञान रहेगा कि कोई है मेरे साथ खड़ा है। उसको इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव रहेगा उस सुपर नेचुरल पावर पे, ठीक है। सेकेंडली, उसका विल पावर अच्छा रहेगा, देन उसका वो कभी भी स्ट्रेस आए, विषम परिस्थिति आए लाइफ में, तो उसको हैंडल करने की उसमें क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि जो आध्यात्मिक पर्सन है ना, उसके अंदर में अध्यात्म से मिली हुई शिक्षा उसको ये पावर देती है कि वो इन चीजों को डील कर सके। और आज जितने भी स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, आप उन सभी की गाथाएं उठाकर पढ़ लीजिए, वो सारे कहीं ना कहीं हमारे वेद पुराण से ही निकालकर आपको मोटिवेशन दे रहे हैं। आपको श्री राम जी की जीवनी, श्री कृष्ण जी की जीवनी, इनकी जीवनी बताकर मोटिवेट कर रहे हैं। सो वो चीज आपके पास जब फर्स्ट डे से रहेगी तो आप डीमोटिवेट हो गए ही नहीं ना, आपको मोटिवेशन की जरूरत एग्जैक्टली। सही बात है। सो अध्यात्म तो होना ही चाहिए, मोरल वैल्यूज बहुत होनी चाहिए। एंड और आजकल ये भी देख रहे हैं कि बच्चे डिटैच हो रहे हैं फैमिली से या पेरेंट्स से, तो ये शायद इसलिए कि वो उन्हें घर में वो माहौल नहीं मिल रहा है जो वो बाहर मिल रहा है। देखिए, डिटैचमेंट और अटैचमेंट का एक सिंपल सा रूल है मेरी नज़र में, मैं इसको प्रेम से समझाती हूँ आपको। प्रेम मतलब यंगस्टर्स को बहुत पसंद आएगा ये प्रेम जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ। जब आप टीन एज में आते हो एंड कोई एक व्यक्ति आपके हर किए हुए कार्य पर, पहली बार आपने रोटी बनाई टेढ़ी मेढ़ी जली सी, और उसने बड़े प्रेम से खाई और तारीफ की कि बहुत टेस्टी थी, और जब आपने खाई तो पता चला उसमें नमक ही नहीं था, तो आपने कहा नमक ही नहीं था, और फिर उसने जवाब दिया कि नहीं यार, नमक तो नहीं था, लेकिन तुम्हारे हाथ से बनी थी ना, इसलिए बहुत बहुत अच्छी लगी, बहुत स्वादिष्ट मीठी मीठी रोटी थी। ये बात सुनकर ही आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है। अच्छा लगा ना? मीन्स हर इंसान तारीफ और रिस्पेक्ट चाहता है, हर बच्चा भी चाहता है। आप किसी बच्चे से ना उसकी तारीफ और रिस्पेक्ट कीजिए। आजकल पेरेंट्स में सबसे बड़ी बुराई क्या हो गई पता है? जब भी कोई घर पे आएगा ना, तो अपने बच्चे की कमी गिनाना चालू कर देंगे, या फिर ओवर, मतलब जो उसने कभी किया नहीं है उन बातों की तारीफ करने लगेंगे। मेरे बच्चे तो कभी ऐसा नहीं करता। तो झूठी ना कीजिए, लेकिन यदि कुछ भी उसने अच्छा किया है 1% भी, तो उस अच्छे परसेंट को ज़रूर बताइए कि ना, ये तो भाई स्कूल से आता है और अपनी चीज़ों को प्लेस में रखता है, आज तक मुझे कभी इसने सोते वक्त डिस्टर्ब नहीं किया, तो मम्मा आप सो जाइए। ऐसे कोई जो बात है उसकी जो बेस्ट थिंग है उसको ज़रूर बताइए, इससे उसे मोटिवेशन मिलता है, वो नेक्स्ट काम भी करेगा। सो देन एक और चीज़ कभी ना कीजिए, मतलब डूज एंड डोंट्स बता रही हूँ मैं आपको, कि अपने बच्चे की ना बुराई किसी के सामने ना कीजिए। आपको यदि डांटना भी है ना, उसे कमरे में ले जाकर के प्रेम से डांटिए। डांटने का भी तरीका होता है, प्रेम से डांटिए, शब्दों की मर्यादा रख के डांटिए, और सामने तो कभी ना डांटिए। यदि कोई आपके बच्चे की बुराई कर रहा है कि इसने इसका सर फोड़ दिया, नहीं, गलत बात है, इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है मैं इससे बात करता हूँ। बस इतना बोलकर आप अंदर आइए, बच्चे को लेकर पूछिए उससे क्या हुआ था, और यदि वास्तव में उसकी गलती थी तो बोलिए बेटा आपने गलती की है, एंड नेक्स्ट टाइम से ये मत करना, जाकर सॉरी बोल दो यदि तुम्हें लगता है सॉरी बोलना चाहिए। वो खुद बोलेगा, क्योंकि वो तो खुद ही डर चुका है, क्योंकि उसे पता है कि पड़ोस वाले अंकल भी पीटने वाले हैं और घर वाले भी पीटने वाले हैं।
पर जब आपने ये बोला तो उसको रियलाइज होगा एंड ही विल नॉट डू द रिपीट द सेम थिंग अगेन। पर यदि आपने इससे विपरीत कार्य किया, ला कर अंदर मार रहे हैं या वहीं सबके सामने मार रहे हैं, तो जो सार्वजनिक इंसल्ट होती है ना वो बहुत बुरी होती है, वो किसी को भी पसंद नहीं है। दिमाग में काफी टाइम तक घर कर यस, आप खुद सोचिए कि आपके ऑफिस में आपके बॉस ने सारे स्टाफ के सामने आपकी बहुत इंसल्ट की, कैसा लगेगा? आप सुसाइड कर लोगे घर आकर, स्ट्रेस फील करोगे, वो बच्चा नहीं करेगा। सो डोंट डू दिस, बिल्कुल भी नहीं। मतलब शब्दों की मर्यादा तो मैं समझती हूँ हर व्यक्ति को रखनी चाहिए, डांटते वक्त, बोलते वक्त, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, और रेस्पेक्ट भी हर किसी को देना चाहिए, बच्चे को भी। यदि आप बच्चे से कुछ काम कह रहे हो तो रेस्पेक्टफुली उससे कहो, तो उसको फील होगा कि यस मैं भी इस फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हूँ। दूसरी चीज, यदि आप वाकई चाहते हैं कि आपका बच्चा एक गुड डिसीजन मेकर हो, लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बने, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, तो आप अपने हर डिसीजंस पे टीन एज में आने के बाद उससे सलाह लो। आप उससे भी, जैसे घर पे आप एक टीवी ही खरीद कर लाने वाले हो, आप उससे भी सलाह लो। सिर्फ उसकी ही सलाह नहीं लो, उससे भी सलाह लो, उससे भी बताओ कि हमारे पास फाइनेंशियल व्यवस्था ये है और इस पे हमको ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी रुक जाएं क्या 1 साल और, कि ले लें कि क्या करें। ही विल ऑल्सो गाइड यू। इससे उसको लगेगा मेरा डिसीजन भी इम्पोर्टेंट है। कभी उसकी सही चीज हो तो मानो भी कि इसने बोल दिया था इसलिए हम इस काम को रोक दिए, तो हमको ये नुकसान होने से बच गया। लाइक जो भी है ना, तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो आपसे कनेक्ट होगा, उसे पता है कि हर चीज आपके पेरेंट्स पूछते हैं, वो भी कुछ करने से पहले सेम हैबिट रिपीट करेगा, वो आपसे पूछेगा। जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि अब तो ये पैसा कमाता है, ये बाजार से जाता है, सामान ले आता है, हमसे पूछता भी नहीं है। जो और बड़े लोगों की समस्या है, उस समस्या से निजात पालोगे आप बचपन से, जो आपने हैबिट डाल दी है ना। सो इस तरीके से हम बहुत सारी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। Then we will become a good parent. Art of parenting. Yes, this is art of parenting. और आजकल पेरेंट्स को काउंसलर की ज़रूरत पड़ रही है, तो काउंसलर का रोल क्या होता है बच्चों और पेरेंट के बीच में? गुड क्वेश्चन। देखिए, बिकॉज मैं भी एक काउंसलर हूँ, इनफैक्ट काउंसलर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। काउंसलर क्या करता है? जस्ट आपको किसी चीज़ की गाइडेंस देता है, ठीक है। पर्सनल काउंसलिंग भी होती है, प्रोफेशनल काउंसलिंग भी होती है। लाइक पर्सनल काउंसलिंग की बात करें तो आपका बच्चा डिप्रेशन में है, आपको एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप कैपेबल नहीं है अपने बच्चे को समझ पाने में। क्यों कैपेबल नहीं है? क्योंकि आपने कभी अपने बच्चे को वक्त ही नहीं दिया। यदि वक्त नहीं दिया तो फिर एक काउंसलर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एंड काउंसलर चुनते वक्त भी आप ये ख्याल रखें कि आप किस फील्ड के लिए काउंसलर ढूंढ रहे हैं। यदि आप प्रोफेशनल फील्ड में काउंसलर ढूंढ रहे हैं तो आप प्रोफेशनल काउंसलिंग कीजिए, लेकिन आप पर्सनल काउंसलिंग करा रहे हैं तो आप उस काउंसलर को ज़रूर रखिए जो सॉफ्ट हार्टेड है, क्योंकि वही आपके बच्चे को हार्ट को टच करेगा और वहाँ से तकलीफें निकाल के लाएगा। वरना तो वो कुआं बंद है ना, आप जिस कचरे को बाहर निकालना चाहते हैं वहाँ तक तो आपकी बाल्टी जा ही नहीं रही है। सो दिस इज़ व्हाट कि काउंसलर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आज के युग में, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। पेरेंट्स आज जानते ही नहीं कि उनके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। यदि स्ट्रेंथ नहीं जानते, वीकनेस नहीं जानते, तो स्ट्रेंथ प्रोफाइलिंग कराइए। यदि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट कराकर अपने बच्चे की पैटर्न को, स्टडी पैटर्न को, बच्चे की ग्रास्पिंग पैटर्न को समझते हैं, तो आप उसके लिए बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि इसका करियर किस और ज़्यादा अच्छा है। सो इस वजह से आज काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो करियर के फील्ड में हो चाहे पर्सनल फील्ड में हो। आप जिस जगह पे हार्ट के जिस कॉर्नर को टच नहीं कर पा रहे हो, उस कॉर्नर पे कहाँ दर्द है वो काउंसलर निकाल के ला सकता है, इफ़ ही इज़ कैपेबल। देन आप उस पेन पॉइंट से अपने बच्चे को बचा सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट, यदि आज के युग में आप बिजी हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारे बच्चों की काउंसलिंग दादा दादी ही कर लेते हैं ना, घर के बड़े कर लेते हैं।
घर के कजिन्स कर लेते हैं, आपस में ही ये सारे मैटर्स निपटा लेते सॉल्व हैं। हो जाता पर है। जब बच्चा अकेला हो जाता है तो उसे किसी की ज़रूरत है, और जब उसे किसी की ज़रूरत है देन इट्स अ गुड थिंग कि हम काउंसलर से हेल्प ले करेक्ट। सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छा साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बताया, तो ये क्या है, किस एज में बच्चों के लिए करवाना चाहिए? साइकोमेट्रिक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस पैटर्न से हम बच्चे के ब्रेन पैटर्न को रीड करते हैं कि बच्चा ऑडिटरी है, बच्चे के जो मतलब बच्चे के अलग-अलग सेगमेंट्स होते हैं। कुछ बच्चे बहुत विजुअलिटीज़ होते हैं, मतलब विजुअल चीज़ों को देख करके वो जल्दी ग्रास्प करते हैं। कुछ सुन करके, कुछ लिख करके पढ़ने वाले होते हैं। एक अलग-अलग पैटर्न होता है, तो उनका ब्रेन का कौन-सा पार्ट ज़्यादा एक्टिव है, उसको पता करने और उनके थॉट प्रोसेस को पता करने के लिए वो टेस्ट होते हैं। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम ये चीज़ एनालाइज़ करते हैं एंड देन उसके बाद उस बच्चे की क्या वीकनेस और क्या पावर स्ट्रेंथ होगी, वो आइडेंटिफाई करते हैं। एंड वीकनेस को यदि हम पावर स्ट्रेंथ पे हम उसको उसका करियर फोकस करें तो बच्चा ग्रो करता है, और जहाँ वीकनेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ये तुम्हारी वीकनेस है, यहाँ पर तुम डिसीजन मत लेना, आप अपने पेरेंट्स के डिसीजन से चलना या अपने पार्टनर के डिसीजन से चलना। आजकल तो स्ट्रेंथ प्रोफाइलिंग कॉर्पोरेट्स में एक नए व्यक्ति को जॉब देने से पहले उसकी भी करवाई जा रही है, मतलब इतना महत्व रखती है ये चीज़। मतलब इससे हर किसी को हाँ, फायदा होगा। कौन सा डिपार्टमेंट किसको देना चाहिए, ये बेस्ट है कि यदि यदि सपोज मैं बहुत अच्छी मैनेजर हूँ, मैं टीम मैनेज करके उनसे काम कराने का हुनर रखती हूँ, देन मुझे आप कोई मैनेजिंग पोस्ट देंगे, देन आई कैन परफॉर्म बेस्ट। कोई एक बहुत अच्छा टेक्निकल उसका नॉलेज है, वो बहुत अच्छे काम कर सकता है, उसको टेक्निकल फील्ड देंगे तो वो बहुत अच्छा कर पाएगा। यदि हम इससे ऑपोजिट कर दें तो वही कहानी हो जाएगी मछली और बंदर की। सो जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो थैंक यू सो मच गिन्नीजीत मैम, आप यहाँ आए, इतनी अच्छी बातें विद एग्जाम्पल समझाई पेरेंट्स को। इससे बिल्कुल ही बहुत सारी चीज़ें जो हो सकता है वो अनजाने में कुछ गलतियाँ कर रहे हों, वो उन्हें समझ में आएगी। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। एंड थैंक्स टू यू टू कि आपने मुझे मौका दिया अपने इस चैनल में आ करके लोगों से कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू।